तो बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन। तो बच्चों इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटेशन और ये जो स्पेस मिशन है इन दोनों का थोड़ा सा रिलेशन है, कुछ पार्ट है जो कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये चैप्टर चॉइस किया। और देखो बच्चों कभी भी ये दोनों चैप्टर साथ में पढ़ने चाहिए क्योंकि समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि हम ये चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये सब हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे। देन सेकंड टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे होता है, ठीक है, और हमें नेचुरल सैटेलाइट तो पता है बच्चों की दैट इज मून। ओके, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट किस तरह का होता है और वो क्या काम करता है। ठीक है, देन उसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये पॉइंट देखेंगे बच्चों। तो इसमें भी हम कौन कौन से टाइप के सैटेलाइट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं ये सभी देखेंगे। ठीक है, देन ऑर्बिट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को जो ऑर्बिट में हम लॉन्च करते हैं वो ऑर्बिट के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट को लॉन्च करती है वो जो व्हीकल रहती है वो व्हीकल के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट जो है बच्चों दैट इज स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ से अवे। ठीक है, तो जो स्पेस मिशन हम करते हैं जैसे कि चंद्रयान या फिर मून मिशन है या फिर उसको देन सेकंड मार्स मिशन है या फिर उससे भी आगे कोई प्लैनेट है उसको सर्च करने, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जो हम मिशन करते हैं वो मिशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन इंडिया में मतलब जो हमारा इसरो है दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो। तो इसरो जो है बच्चों वो किस तरह से टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। लास्ट पॉइंट बच्चों दैट इज स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस क्या आता है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्पेस मिशन का टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों पेज नंबर 135 पर कैन यू रिकॉल ये टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। एक स्पेस और स्काई में क्या डिफरेंस है। तो हमको दोनों सेम ही लगते हैं लेकिन बच्चों उसमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट है, सभी से दोनों अलग अलग डिफरेंट पोर्शन है। देखो स्काई की अगर बात करते हैं तो स्काई इट इज द पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या है, पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड बियॉन्ड इट, और उसके आगे भी विच कैन सीन बाय नेकेड आई, खुली आंखों से जो सारा पोर्शन एटमॉस्फेयर का और उसके आगे जो हम स्टार्स दिखते हैं ये सभी हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हम स्काई। ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस पे अगर हम खड़े और यहाँ से हम ऊपर देखेंगे रात में तो जो पार्ट हमें दिखता है जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वो सभी बादल वगैरह ये सभी चीजें, और उसके आगे जो रात में स्टार्स भी दिखते हैं तो वो सभी चीजें स्काई के अंदर आ जाती है। ठीक है, चलो तो समझ लेते, समझो ये अर्थ है और अर्थ से 1000 किलोमीटर तक बच्चों देखो एटमॉस्फेयर रहता है, याद रखना 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ तक तो एटमॉस्फेयर आ गया, मतलब यहाँ तक एयर वगैरह रहेगा, एटमॉस्फेयर है मतलब। ठीक है, और फिर उसके आगे जो स्टार्स हमें नजर आते हैं बच्चों ये स्टार्स भी क्या है स्काई के अंदर ही आ जाएंगे जितना हमें दिखता है विथ नेकेड आईज, खुली आंखों से हमें जितना दिखेगा ना बच्चों वो सभी उसको हम स्काई कहेंगे। तो इसलिए दोनों भी इसमें कवर कर दिए दैट इज पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड बियॉन्ड इट, दोनों का भी पोर्शन हमने इसमें कवर किया है दैट इज कॉल्ड एज स्काई, और उसको हम स्काई कहेंगे जो कि सिर्फ विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट के बिना सिर्फ खुली आंखों से जो जितना दिखता है दैट इज कॉल्ड एज स्काई। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस की। तो इट इज अ एम्प्टी पोर्शन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, दैट इज एम्प्टी का मतलब होता है वहां पे सिर्फ वैक्यूम रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, पूरी खाली जगह, दैट इज इट इज द एम्प्टी पोर्शन बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडी। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडी है इसका मतलब होता है हेवनली बॉडी, जो कि
मून है, अदर स्टार्स है, सन है, अदर स्टार्स है, वो सभी हेवनली बॉडीज है, ठीक है। कॉमेट्स है, मेटेराइट्स है, ओके, देन मेटियोर है, ड्रॉप प्लैनेट है, ये सभी चीजें जो है, या फिर वो एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये सभी सेलेस्टियल बॉडी है, ओके। तो ये इन बॉडीज के बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहेगा, जो वैक्यूम रहेगा, समझो ये अर्थ है, अर्थ से कुछ यहाँ तक 1000 मीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है 1000 किलोमीटर। लेकिन जो मून है, मून कहाँ तक है, 6400 किलोमीटर तक, ठीक है, यहाँ पे मून। तो 1000 के आगे ये जो 3400 किलोमीटर जो डिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा स्पेस। समझ में आया? यहां तक का एटमॉस्फेयर है, तो ये स्पेस नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है, मतलब वहां पे एयर होगी। लेकिन उसके आगे बच्चों देखो, वो पूरा वैक्यूम है, वहां से चांद तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, चांद पर भी एटमॉस्फेयर नहीं, इसलिए बचा हुआ जो 3400 किलोमीटर है बच्चों, वो रहेगा स्पेस। समझ में आया? तो स्पेस और स्काई में ये डिफरेंस होता है। तो मैंने इतना डिटेल क्यों पढ़ा बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके बुक में से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये हम बता नहीं सकते, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ईच एंड एवरी पॉइंट आप डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो बच्चों इसका आंसर तो हमने फिफ्थ क्लास में ही इसका आंसर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो सभी को पता है कि जो सोलर सिस्टम मतलब सोलर सन के आजू बाजू में जितने सारे ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं वो सभी आ जाएंगे सोलर सिस्टम में, ठीक है। जैसे कि आप लिखे मैंने जो सन तो उसका पार्ट ही है, तो प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, मेटेराइट्स, देन कॉमेट्स, मेटियोर्स, ये सभी जो है बच्चों, ये सभी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं सोलर सिस्टम में, वो सिंपल। देन सेकंड, व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या रहता है। तो बच्चों एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द प्लैनेट, जैसे कि समझो ये प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, वहाँ की कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उसको कहेंगे हम सैटेलाइट, ठीक है, इसको कहेंगे हम सैटेलाइट। और ये है प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट के अराउंड अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो उसको सैटेलाइट कहा जाता है। तो सैटेलाइट के दो टाइप होते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, मैन-मेड सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम कहते हैं मून, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स अर्थ है, दैट इज 1, और उसको हम कहते हैं मून, ठीक है। अर्थ को एक सैटेलाइट है, ठीक है। मर्क्यूरी और वेनस की अगर बात करेंगे तो उसको एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अर्थ को तो सिर्फ मून ही नहीं, तो हमने बहुत सारे मैनमेड सैटेलाइट भी वहां पे भेजे हैं, वहां पे लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो मैनमेड मतलब जो मैन एक ऑब्जेक्ट, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट तो हो गया समझो नेचुरल सैटेलाइट के लिए। हम यहाँ पे ये भी लिख एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिटिंग एनी प्लैनेट, कोई अगर प्लैनेट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करता है तो उसको हम क्या कहेंगे सैटेलाइट। क्योंकि देखो भाई, अर्थ के अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सैटेलाइट हमने भेजे, मैनमेड सैटेलाइट है, तो उसको भी क्या कहेंगे हम सैटेलाइट ही कहेंगे। लेकिन उसमें दो टाइप किए हमने, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड मैनमेड सैटेलाइट, ठीक है। अभी तो हमने मार्स के ऑर्बिट में भी सैटेलाइट भेजा है, तो उसके अराउंड जो मार्स के तो 2 मून होते हैं, आपको सभी को पता है, उसके 2 मून है, ओके। और बाकी हमने वो तो नेचुरल सैटेलाइट हो गए, लेकिन हमने जो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट भेजा है वो एक मैनमेड सैटेलाइट है। तो यहाँ इसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की जगह हम एनी ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द प्लैनेट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक में आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दिया है तो आप यही लिखो, लेकिन एनी ऑब्जेक्ट भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट एंड हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट अर्थ है, तो आपको पता है कि है, दैट इज वी कॉल्ड इट मून, हमने उसको मून नाम दिया है, ठीक है। मार्स को 2 है। अगर जुपिटर की अगर बात करेंगे तो उसको नेचुरल सैटेलाइट बच्चों 69 नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही सैटर्न की बात करेंगे तो उसको 63 है। तो ऐसे अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं, 1 2 या किसी किसी को नहीं रहता, जैसे कि मर्क्यूरी और वेनस को, ठीक है। आगे बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, दैट व्हिच टाइप ऑफ टेलीस्कोप आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ।
अर्थ के अराउंड हम जो टेलीस्कोप हमने भेजे हैं, लॉन्च किए हैं, वो टेलीस्कोप के टाइप कौन कौन से हैं एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू पुट देम इन स्पेस। उसको अर्थ पे क्यों नहीं रखा है, उसको स्पेस में ही क्यों भेजा है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ ढूंढने। तो बच्चों लास्ट ईयर 9th में हमने पढ़ा है एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप रहता है जिसमें सिर्फ लेंस यूज किए जाते हैं। देन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रहता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर यूज करते हैं, लेंस भी यूज करते हैं और मिरर भी यूज करते हैं। तो उसके भी दो टाइप होते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड कैसिग्रेन टेलीस्कोप। ये दोनों भी हमने पढ़े लास्ट ईयर। और तीसरा जो है रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये 3 टाइप के टेलीस्कोप रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है तो ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ क्यों ऑर्बिट कर रहे हैं, तो ये इसको स्पेस में ही क्यों भेजा है, अर्थ पे क्यों नहीं रखा। तो बच्चों इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। एक मिनट, समझो ये अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है और अर्थ के बाजू यहां तक समझो ये है उसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक। फिर आगे यहाँ पे समझो एक स्टार। तो स्टार्स क्या करते हैं बच्चों, कंटिन्यूअसली लाइट इमिट करते रहते हैं। तो लाइट क्या रहती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये रहती है। और इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या रहता है, तो बच्चों ये हमने 9th में पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये विजिबल लाइट जो है वो कंटेन करती है। देन अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं उसमें, इंफ्रारेड रेज रहते हैं, देन एक्सरे रहते हैं, एक्सरेज, और रेडियो वेव्स भी उसमें रहते हैं बच्चों, रेडियो वेव्स। ये सब वेव्स लाइट रेज में प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ही लाइट यहां से अर्थ सरफेस पे आता है तो क्या होता है, तो बहुत ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एयर है बराबर। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है बच्चों की, ओजोन लेयर क्या कर लेती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। और बहुत सारी लाइट है उसको भी वो एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो फिर लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो यहाँ पर जो टेलीस्कोप अगर हम लगाते हैं बच्चों अर्थ सरफेस पे, तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे, क्या स्टार कहाँ पे, ये सब वो करेक्ट मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं। और सेकेंड थिंग क्या है बच्चों कि ये जो लाइट जब एक समझिए एटमॉस्फेयर में एयर है और यहाँ पे बीच में रहता है वैक्यूम, ये दोनों मीडियम अलग अलग है, ठीक है। ये वैक्यूम है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, एयर है मतलब यहाँ पे बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, ओके। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों उसमें ये सब बातें पढ़ लेंगे, रिफ्रैक्शन, या फिर लास्ट ईयर में भी हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्शन जिसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट आता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जहां पे जो पर्सन रहेगा उसको जो है पर्सन या टेलीस्कोप जो हम यहाँ पर लगाते हैं तो उसको ये जो पोजीशन है बच्चों, स्टार की पोजीशन यहाँ दिखेगी और एक्चुअल पोजीशन ये रहेगी। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं अगर हम टेलीस्कोप अर्थ पे लगाएंगे। अगर वो हम स्पेस में रखेंगे तो ये सभी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और इसी कारण जो टेलीस्कोप है वो कहाँ लगाते हैं, स्पेस में हम उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। एक रीजन हो गया। और अगर नाइट की अगर बात करें, नाइट को भी वो सभी रिकॉर्ड लेते रहते हैं। तो नाइट में क्या हो जाता है कि हमारा जो लाइट है वो भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो सिटी लाइट जो रहती है वो सभी
बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट करती है। तो ये रीज़न होता है बच्चों जिसके कारण हम ये जो टेलीस्कोप है इसको कहाँ स्पेस में पुट करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। तो स्पेस मिशन जो किया जाता है ना बच्चों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही दो बातें हमको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं स्पेस मिशन की। तो जब भी आपको स्पेस मिशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये 2-4 पॉइंट आपको पहले लिखने होते हैं, क्योंकि इससे ह्यूमन की क्यूरियोसिटी क्या है, उसने वो क्यूरियोसिटी के कारण किस तरह से डेवलपमेंट कर ली। ठीक है, ये बातें हमको थोड़ी सी मेंशन 2-3 पॉइंट में इसको मेंशन करना है। ठीक है, मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द अननोन प्लेसेस। बच्चों यही एक क्यूरियोसिटी है कि जिसके कारण ह्यूमन ने बहुत सारे डेवलपमेंट और रिसर्च कर लिए। ठीक है, बहुत सारी डिस्कवरीज उसने कर लिए, बिकॉज उसको वो चीज़ के बारे में या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर वो कोई भी चीज़ हो उसके बारे में उसको क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है, क्यों है और कैसे बना। ठीक है, यही जो क्यूरियोसिटी है इसके कारण ये क्वेश्चंस वहाँ पे क्रिएट होते हैं और क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए उसने ये सब डेवलपमेंट की है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई। अर्थ पे तो उसने बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली, लेकिन ही हैज डीप क्यूरियोसिटी अबाउट द स्पेस। आज भी वो क्यूरियोसिटी है बच्चों की स्पेस में क्या होगा, क्योंकि हम कहाँ तक बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके, इतनी सारी डेवलपमेंट कर ली है, लेकिन स्पेस में हम पूरे स्पेस में क्या क्या है ये हम आज तक नहीं जान सकते। ठीक है, तो पूरा अगर यूनिवर्स की बात करें तो इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलो तो इसके बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी और यही क्यूरियोसिटी है कि जो कि उसको कहाँ तक ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करने तक उसको लेकर आए। ठीक है, तो देखो बच्चों इन द हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, तब तक उसने डेवलपमेंट बहुत सारी डेवलपमेंट कर चुका था कि जो जिसके कारण वो स्पेस में जा सके। ठीक है, और उसी कारण जो डेवलपमेंट के कारण जो स्पेस क्राफ्ट जो बनाया उसने, उसके कारण उसको स्पेस वॉयज पॉसिबल हो गया। स्पेस वॉयज मतलब जो स्पेस में हम जो ट्रैवल करते हैं बच्चों उसको स्पेस वॉयज कहते हैं, तो वो पॉसिबल हो सका बिकॉज ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी और क्यूरियोसिटी। देन थर्ड थिंग है, सिंस देन थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन प्लेस्ड इन अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट हमने लॉन्च किए बच्चों आज तक। ठीक है, देन मैन हैज इवन बिल्ड अ स्पेस स्टेशन फॉर रिसर्च। और इतना ही नहीं बच्चों कि वहाँ पर मैन ने मतलब हम लोगों ने वहाँ पे स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर भी वहाँ पे, स्पेस स्टेशन भी वहाँ पे हमने क्या किया, बिल्ड कर लिया है। वहाँ जाके बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, बाकी स्पेस में क्या क्या है इसका भी सर्च वहाँ पे कर लेते हैं। तो ये सर्च कंटिन्यू चालू रहेगा बच्चों। तो ये जो स्पेस मिशन जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है रिसर्च एंड यूजफुल एप्लीकेशंस। तो जो यूजफुल एप्लीकेशंस है उसमें रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो जो टेलीकम्युनिकेशन हम करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग उससे होता है, देन रेडियो टीवी प्रोग्राम का जो टेलीकास्ट होता है, ये सभी कारण होता है ये स्पेस मिशन के कारण, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा ये जो है रिसर्च एंड यूजफुल एप्लीकेशंस के लिए हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो ये हमें ये सब चीजें मतलब ये सब लॉन्च करने से हमें ये सब मिलता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो रहता है बच्चों की ये तो हमारे यूज के लिए हो गया, लेकिन बाकी रिसर्च के लिए होता है कि जो आउटर स्पेस में जो अदर जो प्लैनेट्स है वहाँ हम जा सकते हैं क्या, वहाँ हम रह सकते हैं क्या, वहाँ एटमॉस्फेयर है क्या, वाटर है क्या, ये सब सर्च करने के लिए, या फिर हमारे जो सोलर सिस्टम में और क्या क्या है ये सर्च करने के लिए, या फिर आउटसाइड द मतलब आउटसाइड में क्या है, सोलर सिस्टम के बाहर क्या है, ये सब सर्च करने के लिए ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है। ये 2 ऑब्जेक्टिव लिखने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पे समझा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे कि स्पेस जो मिशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। स्पेस मिशन की जरूरत और उसका इंपॉर्टेंस, ये दोनों बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, तो द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू द स्पेस मिशंस। ये जो स्पेस मिशन की वजह से ये जो पूरा वर्ल्ड एक विलेज की तरह बन गया है, और जैसे कि विलेज में हम किसी से भी चंद सेकंड में, कुछ मिनटों में कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही वी कैन कांटेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। जैसे गांव में होता है, तो वैसे हम पूरे वर्ल्ड में आज
कर सकते हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो एक विलेज की तरफ बन गया है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस मिशंस। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट देखो, वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट्स सिटिंग एट होम ड्यू टू इंटरनेट। सेकेंड बात आ रही है इंटरनेट की। इंटरनेट ये भी स्पेस मिशन का एक पार्ट है बच्चों, और इसी के कारण हम घर बैठे बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। आप आज जो मुझे देख रहे हैं ये भी एक पार्ट है बच्चों स्पेस मिशन का। ठीक है, आप बैठे बैठे पूरी इंफॉर्मेशन आप घर पे ही पा सकते हो इंटरनेट के थ्रू। कोई भी ऐसा कोई भी वर्ड डालो आप, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, कोई भी वर्ड डालो, पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है, वी गेट एडवांस अलर्ट अबाउट द नेचुरल कैलामिटीज सो दैट वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। बच्चों जो वेदर सैटेलाइट है जो स्पेस मिशन के थ्रू हमने स्पेस में भेजे हैं, तो वो हमें पहले ही आगाह करते हैं कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है तो। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है और बहुत मतलब ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस मिशंस। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है, उसकी नीड है हमें। फोर्थ पॉइंट है, ड्यूरिंग द वॉर, ये नेचुरल कैलामिटीज के बारे में इंफॉर्म करता है। और ड्यूरिंग वॉर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ एनिमी क्या एक्शन कर रहा है ये हम अपने कंट्री में बैठ कर देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस जो एरियल सर्वाइलेंस रहते हैं, जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, तो वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं एनिमी क्या, उसकी एक्शन क्या होगी। ठीक है, थ्रू द एरियल सर्वाइलेंस यूजिंग सैटेलाइट के थ्रू हमें पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके फिर हमारा प्लान बनाते हैं और उसके तरह हम एक्ट होते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ है, इट इज आल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ में कहाँ पे फॉसिल्स है और मिनरल्स है ये भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। देखो कितना ये जो टेक्नोलॉजी है कितने आगे चली गई है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अभी ये बन चुकी है बच्चों बिकॉज ऑफ दिस स्पेस मिशन। Okay, and then last point is that today internet and space mission have become integral part of our life. इसके बिना हम सच कहो तो ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट, इसके बिना कोई हम जी नहीं सकते, मतलब कोई कुछ काम नहीं कर सकते, इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, जैसे हमारे जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड में ये आ चुका है बच्चों, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलो ये सब बातें हैं स्पेस मिशन के बारे में कि जो स्पेस मिशन हमें क्यों जरूरी है और उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है बच्चों, चलो जैसे क्वेश्चन आएगा तो ये सब पॉइंट्स उसमें लिख देने हैं। तो बच्चों पेज नंबर 135 में लास्ट पैराग्राफ जो है कैन यू टेल का है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे कि आपके मोबाइल में जो सिग्नल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, या फिर आपकी टीवी सिग्नल्स वो कहाँ से आते हैं, या फिर हम जो न्यूज़पेपर में देखते हैं मानसून क्लाउड्स का पिक्चर देखते हो, पिक्चर कैसा लिया जाता है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपके बुक में से ही, वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, मैंने जो आपको फोटोग्राफ दिखाई वो फोटोग्राफ अच्छे से आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, देखो बच्चों आपके राइट हैंड पे जो पर्सन खड़ा है उसका सिग्नल डायरेक्टली कहाँ से दिखा है, सैटेलाइट से दिखा है। तो बच्चों वो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली नहीं आता है, पहले वो टावर पे जाएगा, देन टावर से मोबाइल टावर पे जाएगा, देन टावर से वो सेल फोन में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज उसमें कंसिडर कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज सिग्नल इन योर सेल फोन कम फ्रॉम, तो ये सभी को पता है वो मोबाइल टावर से आते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो मोबाइल टावर में कहाँ से आते हैं। तो बच्चों ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, समझो ये स्पेस में कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और आप यहाँ पे खड़े हो और सेकेंड पर्सन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इसके हाथ में भी मोबाइल है, इसके हाथ में भी मोबाइल है। ठीक है, तो इस एरिया में, जिस एरिया में आप खड़े हो बच्चों वहां पे एक मोबाइल टावर रहता है, और ये पर्सन जहाँ खड़ा रहेगा यहाँ पे भी एक मोबाइल टावर रहेगा। तो बच्चों आपके फोन से जो सिग्नल जाते हैं
ये जाएंगे वो टावर पे, देन टावर से जाएंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे, देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट से देन ये टावर पे, एंड देन टावर से टू योर मोबाइल। तो इस तरह से ये जो सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं बच्चों, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही होता है जो कि ये सभी पर्सन टू पर्सन हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डज द सिग्नल टू योर टीवी सेट कम फ्रॉम। तो बच्चों ये दो तरीके से आता है टीवी सेट में। आपने केबल ऑपरेटर नाम सुना होगा, तो केबल ऑपरेटर के तरीके से एक आता है, और दूसरा जो है वो टाटा स्काई वगैरह ये जो आपके डिश रहते हैं, डिश कनेक्शन, वो उससे आता है। अब वो कैसे आता है देखो, ये अब सबसे पहले केबल ऑपरेटर की बात करते हैं। समझो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये यहाँ पे आपकी सिटी में एक केबल ऑपरेटर है, और उसके छत पे एक बड़ा सा एक एंटीना है। ठीक है, तो जो समझो ये यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, ये टीवी सेंटर है। क्या है? टीवी सेंटर। ठीक है, टीवी सेंटर में जो सभी प्रोग्राम है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं टीवी सेंटर में से कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट से फिर आता है आपके केबल ऑपरेटर के पास। केबल ऑपरेटर केबल के थ्रू सभी घरों में वो ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से एक टीवी के सिग्नल, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका बच्चों ये है कि जो कि आपके घर के छत पे ही आप क्या कर लेते हो, एक टाटा स्काई का एक एंटीना लगा देते हो, और डायरेक्टली फिर वो एंटीना में आता है और केबल के थ्रू आपकी टीवी में आता है। तो ये जो टीवी सेंटर या फिर वो जो स्टूडियो रहता है, वो स्टूडियो क्या करता है, ट्रांसमिट कर लेता है सिग्नल्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर। कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट रहता है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट रहता है, तो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट कहेंगे हम उसको। ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट से देन एंड ये जो हम टाटा स्काई वगैरह, वीडियोकॉन, ये जो डिश टीवी यूज करते हैं, तो उसमें ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। और दूसरा तरीका केबल ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, देन ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। You may have seen photographs showing in the position of monsoon clouds cover the country। ये जो मानसून क्लाउड जो है, ठीक है, वो कंट्री को कवर करते हुए हमने फोटोग्राफ बहुत बार देखा, टीवी में भी देखते हैं बच्चों। ठीक है, और पेपर में भी देखा होगा आपने। और इन द न्यूज़पेपर हाउ आर दीज इमेजेस ऑब्टेन। तो ये इमेजेस ऑब्टेन कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो जैसे ये ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट रहते हैं, वैसे ही वेदर सैटेलाइट रहता है स्पेस में। तो ये जो वेदर सैटेलाइट है बच्चों, यही मानसून क्लाउड्स का फोटोग्राफ लेते हैं। उसमें बहुत सारे हाई क्वालिटी के कैमरास फिट किए रहते हैं, वो रेगुलर इंटरवल पर वो जो कैमराज है वो फोटोग्राफ उसका लेते हैं, और जिस कंट्री पे कवर किया है वो फिर सिग्नल से मीडिया ऑब्टेन कर लेता है, और वो हमें न्यूज़पेपर में दिखाता है। तो इस तरह से ये वेदर सैटेलाइट ही होता है बच्चों, कि जो हमें नेचुरल कैलेमिटी जो कैलेमिटीज आती है उसका अलर्ट भी हमें वो भेजता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अपना प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बच्चों राकेश शर्मा के बारे में। डू यू नो, ये हेडिंग के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो जानना जरूरी है। ठीक है, चलो तो पहला इंफॉर्मेशन देखो क्या है। द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गागारिन ऑफ द यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रशिया से था ये यूरी गागारिन, जो कि पहला एस्ट्रोनॉट बना जो सबसे पहले स्पेस में गया था। नाम याद रखना बच्चों, पहला फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस, जो स्पेस में पहला गया, दैट इज यूरी गागारिन। ठीक है, देन सेकंड ही ऑर्बिटेड द अर्थ, सॉरी यहाँ मैं भूल गया, ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961 में उसने अर्थ को ऑर्बिट किया था। ठीक है, देन सेकंड थिंग, द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, सबको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1969 में। ठीक है, तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
The third thing, the first Indian astronaut to go into the space was राकेश शर्मा। इसका भी नाम याद रखना बच्चों कि हमारे देश में से, इंडिया में से सबसे पहले राकेश शर्मा नाम का एक एस्ट्रोनॉट 1984 में स्पेस में गया था विद द हेल्प ऑफ रशिया, जो यूएसएसआर जो है तो उसके हेल्प से वो गया था स्पेस में। Then Kalpana Chawla and Sunita Williams of Indian origin also participated in the space exploration through the mission organized by the NASA। NASA का नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों ये सुनीता विलियम्स एंड कल्पना चावला ये दोनों भी इंडियन ओरिजिन से थे। तो लेकिन कल्पना चावला जो बच्चों जब स्पेस से रिटर्न कर रहे थे, अर्थ पे आ रहे थे, तो उनके जो स्पेस क्राफ्ट था उसको आग लग गई और वहीं उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये अब नहीं है, लेकिन सुनीता विलियम्स अभी भी वहाँ पे नासा में काम करते हैं। ठीक है, ये सब बातें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।